Hi everyone, I'm Rishudit and in this video I'm going to talk about the traditional methods of performance appraisal. तो performance appraisal की methods की जब भी बात की जाती है तो कुछ traditional methods हैं, कुछ आपके modern methods हैं. तो modern methods पे मैंने एक separate video बनाया है, so आप उसको जाके check out कर सकते हैं. और इसके अलावा performance appraisal पर भी मैंने काफ़ी videos बनाई हैं, जैसे कि performance appraisal होता क्या है, objectives क्या होते हैं, process क्या होता है, rating के time क्या क्या problems या biases आ सकते हैं. तो आप अगर HRM के पूरे chapter को study करना चाहते हैं, so you may go and check out my HRM playlist. Starting with the traditional method, so first is your rating scales. रेटिंग स्केल्स आपका सिंपलेस्ट मेथड है, वाइडली नोन मेथड है. सिंपली रेटिंग्स देनी होती हैं रेटर को, जो कि आपका सुपरवाइजर भी हो सकता है, क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, कोवर्कर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर आपका कॉन्टिनम एक रखा जाता है. जैसे कि अगर कोई भी एट्रीब्यूट्स या परफॉर्मेंस जो भी हमने रखी है, सपोज लीडरशिप एक एट्रीब्यूट है या इट मे बी इन स्टेटमेंट्स ऑल्सो, तो हम एक कॉन्टिनम रख देते हैं, जैसे कि एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर एंड डिससेटिस्फैक्ट्री. तो 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से हम 5 पॉइंट 7 पॉइंट स्केल रख लेते हैं, जिस पर कि सिंपली रेटर को जो है वो एक स्कोरिंग देनी होती है और उन सभी को टोटल करके टोटल स्कोर जो है हम एम्प्लॉय का कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूँ तो इस मेथड की हो जाएंगी कि इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर. रेटर को भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है हमें. इसके अलावा फ्लेक्सिबल होता है ये काफ़ी. और अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो काफ़ी रेटर बायसेस यहाँ पर आ जाएंगी, काफ़ी एरर्स, इनएक्यूरेसीज आने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि लीनियंसी एरर, सेंट्रल टेंडेंसी एरर. आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो अगेन आप मेरी उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर चेकलिस्ट मेथड. तो चेकलिस्ट मेथड क्या होता है? अब चेकलिस्ट मेथड में आपको सिमिलरली सभी एट्रीब्यूट्स या स्टेटमेंट्स आपकी वन साइड पर रहेंगी, दूसरी साइड पर आपका कॉन्टिनम ना होके आप एक चेकलिस्ट बना देते हैं, जिसमें कि आप सिंपली येस और नो के ऑप्शंस रखते हैं. वन इज येस एंड वन इज नो. तो अब आप इसके बॉक्सेस बना देंगे हर एट्रीब्यूट, हर स्टेटमेंट के सामने. नाउ रेटर हैज़ टू सिंपली चेक एनीवन, अगर वो एट्रीब्यूट है तो येस, नहीं है तो नो. तो इस तरीके से जो है हम इनका भी टोटल स्कोर ले सकते हैं एंड वी कैन अराइव एट द फाइनल अप्रेजल ऑफ दैट एम्प्लॉय. ठीक है, चेकलिस्ट मेथड के भी सेम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज फोर्स चॉइस मेथड. फोर्स चॉइस मेथड क्या होता है? अब आप इसके नाम से समझिए, आपको याद करने में आसानी रहेगी. नाउ द रेटर, whoever he is, he may be the supervisor or anyone, तो उसको जो है वो फोर्स किया जाता है टू मेक अ चॉइस. ओके, नाउ किस चीज़ में उसको चॉइस करनी है? अब उसको सेवरल ऑप्शंस यहाँ पर हम देते हैं, जैसे कि अगर एम्प्लॉय का उसको रिव्यू करना है तो उसके लिए हम उसे अब डिफरेंट ऑप्शंस देंगे. जैसे कि मैंने सपोज एक रेटर को, सुपरवाइजर को 4 ऑप्शंस दिए एक एम्प्लॉय के बारे में. वन इज़ ही लर्न्स फास्ट, वन इज़ ही वर्क्स हार्ड, थर्ड इज़ ही टेक्स इनिशिएटिव्स एंड द फोर्थ इज से ही कम्स ऑन टाइम. ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 ऑप्शंस वहाँ पर रख दिए. तो जो भी एट्रीब्यूट उसको मोस्ट रिलेवेंट लगता है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो वो उसको जो है वो सेलेक्ट करेगा. ठीक है, तो इस तरह के मेथड में जो हमारा एडवांटेज होता है वो क्या होता है कि इसमें जो रेटर के पार्ट पर एरर्स होती हैं वो यूजुअली यहाँ पर कम हो जाती हैं, क्योंकि उसको सिलेक्ट करना होता है कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट इसमें से. बट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस इस मेथड के ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको फ्रेम करना इज़ लाइक रियली डिफिकल्ट. हो सकता है कि जो भी एट्रीब्यूट्स हम एज ऑप्शंस उसको दे रहे हैं उनमें से किसी भी ऑप्शन का रेलेवेंस एम्प्लॉय के साथ ना हो, या हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं वो फिट बैठते हों एम्प्लॉय के केस में. ठीक है, इस तरह से जो है आप इवेल्युएट कर सकते हैं इस मेथड को. नेक्स्ट इज योर फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. अब इसको भी आप नाम से ही समझिए कि फोर्स्ड, यहाँ पर हम रेटर को फोर्स कर रहे हैं कि अब हम उसको कोई चॉइस नहीं करनी है बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? उसको एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है. एम्प्लॉयज़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अब सपोज एक सुपरवाइजर को 10 एम्प्लॉयज़ को रेट करना है, रिव्यू करना है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सपोज these are all the 10 एम्प्लॉयज़ लाई इन दिस एरिया. ठीक है, तो अब हम उसको 5 कैटेगरीज बना के दे देते हैं. सिमिलरली ये आपकी एक्सीलेंट की रहेगी, ये गुड की रहेगी, दिस इज एवरेज, दिस इज पुअर एंड दिस इज डिससेटिस्फैक्ट्री. अब हम रेटर को कहेंगे कि वो उन 10 के 10 एम्प्लॉयज़ को या जितने भी एम्प्लॉयज़ को उसे रिव्यू करना है उन सभी एम्प्लॉयज़ को इन 5 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दे. जो उसे बिल्कुल ऐसा लगता है कि दे आर लाइक वेरी गुड परफॉर्मर्स, वो उनको एक्सीलेंट की कैटेगरी में डाले, और जो बहुत बेकार परफॉर्म कर रहे हैं उनको डिससेटिस्फैक्ट्री की कैटेगरी में. तो अब आप इस कर्व से भी आपको पता लग रहा होगा, एज दिस इज अ नॉर्मल कर्व इफ यू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो अगर आप एक जनरल जो टेंडेंसी रहती है उसकी अगर हम बात करें तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल लाई इन दिस कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी. ठीक है, क्योंकि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स भी रेयर होते हैं और बहुत ही डिससेटिस्फैक्ट्री जो परफॉर्म करे वो वैसे एम्प्लॉयज़ भी बहुत कम होते हैं. तो मोस्टली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एवरेज उसमें ही रहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से जब हम रेटर को डिवाइड करने को कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने को कहेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें आपके एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं?
एडवांटेजेस इसकी जो एक एरर है, बायसनेस जो है, रीसेंसी बायसनेस है या फिर लीनियंसी का बायसनेस है, वो यहाँ पर कम हो जाता है। लीनियंसी का बायसनेस क्या होता है कि जब जो रेटर है वो आपका थोड़ा लीनियंट हो जाता है, वो स्ट्रिक्ट नहीं होता, उसे लगता है कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है उसको भी थोड़ी सी अच्छी रेटिंग्स दे दो, क्यों रिलेशनशिप हमारा बेकार किया या क्यों उसकी रेटिंग बेचारे की खराब की, ये सोच के वो एक लीनियंट उसको रेटिंग्स दे देता है, जिससे कि इनएक्यूरेसीज जो है वो वहाँ पर आ जाती हैं। तो इस तरह की एरर्स यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि उसे जो पुअर है उसको पुअर कैटेगरी में रखना होगा, जो एक्सीलेंट है उसको एक्सीलेंट कैटेगरी में रखना होगा। हाउएवर डिसएडवांटेज वुड बी द सेंट्रल टेंडेंसी एरर हियर। ओके, नेक्स्ट कम्स योर क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। नाउ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसको आप समझिए। अब इससे ऊपर जितने भी आपने 4 ये मेथड्स पढ़े हैं, इनमें क्या हो रहा है कि एक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड आप उसकी जैसे सपोज आप ईयरली कर रहे हो या 6 मंथली कर रहे हो अप्रेजल को, तो उस पीरियड के खत्म होने पर 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद बैठ रहे हो और उसकी एम्प्लॉय को जो है इवैल्यूएट कर रहे हो, तो ऐसे में जो है रीसेंसी बायसनेस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रीसेंसी बायसनेस क्या होता है कि रिसेंटली अगर एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा काम किया है या बेकार काम किया है, तो टेंडेंसी रहेगी कि उस बेसिस पर जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली उसके माइंड में रहता है सुपरवाइजर के, तो वो उस बेसिस पर जो है उसको रेटिंग्स दे देता है जो कि इनएक्यूरेट होती हैं। तो अब हम इसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? इस केस में हम क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सो इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। उन 6 महीनों की या उस साल की जब स्टार्टिंग हो रही है, सपोज अगर जनवरी से दिसंबर का हम टेन्योर रख रहे हैं अप्रेजल करने के लिए, तो जनवरी से ही ये मेथड ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट द सुपरवाइजर डज, सुपरवाइजर को एंड में कुछ रेटिंग्स या कुछ नहीं देना है, बल्कि सुपरवाइजर को क्या करना है कि स्टार्टिंग से ही विल कीप एन आई ऑन द एम्प्लॉय, और वो ये फोकस रखेगा, वो ध्यान रखेगा कि एम्प्लॉय क्या बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो जो भी उसके क्रिटिकल इंसिडेंट्स होंगे, क्रिटिकल बिहेवियर्स होंगे या क्रिटिकल परफॉर्मेंस पॉइंट्स होंगे, उनको वो ध्यान में रखते हुए जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हैं उनको साथ साथ रिकॉर्ड करेगा अपनी डायरी में। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ दैट सर्टेन पीरियड वो क्या करेगा, उन सभी को कंपेयर करके फाइनल एक अप्रेजल जो है उसका तैयार करेगा। इससे हमारी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये होगा कि रिसेंसी बायसनेस नहीं आएगी, वो पूरे टाइम तक जो है सुपरवाइजर उसकी पूरी एक्टिविटीज़ पर चेक रखेगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर ये आ जाता है कि हम उसके सभी एट्रीब्यूट्स या सभी परफॉर्मेंस के पॉइंट्स पर ध्यान देके टाइम वेस्ट करने की बजाय जो क्रिटिकल हैं या जो सुपरवाइजर की नज़रों में इंपॉर्टेंट है उस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, सिर्फ उन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इससे जो है सुपरवाइजर सबका टाइम बच रहा है और दिस मेथड इज़ अ मोर इफेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, एक और बेनिफिट जो है वो यहाँ पर क्या आ जाता है, जो एम्प्लॉई है अगर उसको जो है वो हम एक प्रूफ दे सकते हैं, जो भी उसको रेटिंग्स या जो उसको अप्रेजल कम्युनिकेट किया जा रहा है, अगर उसको उससे कोई प्रॉब्लम है तो उसके अगेंस्ट जो भी रिकॉर्डिंग्स उसने सुपरवाइजर ने की है, हम उसको वो शो कर सकते हैं कि लुक ऑन दीज पॉइंट्स, उसको रियल टाइम इंसिडेंट्स बता सकते हैं कि आपने उस टाइम उस मंथ में ये किया था, जिसके बेसिस पर आपको ये रेटिंग दी जा रही है। तो इस तरीके से जो है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड काफ़ी यूजफुल जो है वो आपके लिए प्रूव हो सकता है। बट अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। एक तो होता है कि सुपरवाइजर का काफ़ी काम बढ़ जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो शायद सुपरवाइजर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करें, क्योंकि देयर आर लाइक मैनी अदर इंपॉर्टेंट टास्क टू देम जो उनको करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है उनके पार्ट पर एक क्लैरिकल वर्क को बढ़ा देता है, विच इज़ नॉट लाइक रियली पॉसिबल फॉर एवरी सुपरवाइजर। एंड द नेक्स्ट वन इज there is a human tendency कि we notice more of negative behaviors rather than the positive ones। ठीक है, किसी भी बंदे के हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को देखने की बजाय उसके नेगेटिव पार्ट जो हैं वो ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं। तो यहाँ इस मेथड में ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज़ योर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। तो यहाँ क्या होता है, रेटिंग वाला ही आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जो आपके स्टेटमेंट्स होंगे, जिनको सब स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर रखेंगे, वो सभी आपकी बिहेवियर स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, बिहेवियर की बेसिस पर इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर्स के अराउंड ही जो है उन स्टेटमेंट्स को फ्रेम किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर फील्ड रिव्यू मेथड। सो फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई है उसका सुपरवाइजर उसको इवैल्यूएट नहीं करता, बल्कि एचआर डिपार्टमेंट से या कॉर्पोरेट ऑफिस से एम्प्लॉई जो हैं वो आते हैं, जो थर्ड पार्टीज़ आप कह सकते हैं कि होती हैं, वो उन एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट करती हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स और देयर पास्ट रिकॉर्ड्स, यू कैन से। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं कि आप पास्ट में उसे क्या परफॉर्म किया है उस पर फोकस ना करके, बल्कि प्रेजेंट में कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दे कैन बी पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, या फिर कुछ साइमुलेशंस हो सकती हैं, गेम प्लेइंग हो सकती हैं, रोल प्लेइंग हो सकती हैं। तो उन सब के थ्रू जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं या स्कोर्स जो हैं टेस्ट स्कोर्स उनके चेक करते हैं और एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करते हैं।
नेक्स्ट इज़ योर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। तो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो यूजुअली आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यूज़ किया जाता है ये मेथड। हालांकि आजकल काफ़ी कम होता जा रहा है। तो आपने ACR सुनी होंगी, विच इज़ योर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो उनमें क्या होता है कि जो भी इमीडिएट सुपरवाइजर होता है या बॉस होता है, इवन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या बॉस के बॉस, उन सभी के जो है कमेंट्स रिव्यू उस एम्प्लॉय के लिए उस पर डाले जाते हैं और उनके स्टैम्प एंड सिग्नेचर्स भी होते हैं। तो इनमें यूजुअली 14 पॉइंट्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं जो एम्प्लॉय के चेक किए जाते हैं, जिसमें कि आपका इंटीग्रिटी आ जाता है, अटेंडेंस आ जाता है, इनिशिएटिव नेस आ जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो उसमें चेक की जाती हैं। बट वन पॉइंट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सो दे आर हाईली सीक्रेटिव इन नेचर। ओके, उनको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली जो है वो सारा कंडक्ट किया जाता है और एम्प्लॉय को भी इन सम केसेस कम्युनिकेट इवन नहीं किया जाता है जो भी उनका फीडबैक है। नेक्स्ट इज योर ऐसे मेथड। ऐसे मेथड में क्या होता है, अब इससे ऊपर आपने जितने भी मेथड्स को पढ़ा है वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं। इनमें आपको रेटर को जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है एंड ही हैज़ टू चूज, ही हैज़ टू चेक, ही हैज़ टू गिव रेटिंग्स और रैंकिंग्स। ठीक है, बट ये जो है वो आपका एक सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड कैसे है, यहाँ पे सब कुछ रेटर के हाथ में है। रेटर को ही सब कुछ डिसाइड करना है और लिखना है किसके बारे में, रेटी के बारे में, ठीक है, एम्प्लॉय के बारे में। तो अब वो एम्प्लॉय को पूरा इवैल्यूएट करेगा अपने तरीके से, अपने व्यू पॉइंट से, और उसके जो भी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, उन सभी को एक ऐसे की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे एंड दे सबमिट इट टू द डिपार्टमेंट और टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे मेथड जो है इसमें आपका एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि आपको समटाइम्स यू हैव टू गिव द ट्रेनिंग्स टू द रेटर। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है, अब ये थोड़ा सा अकाउंटिंग फॉर्म में आ जाता है जहाँ पर आप मॉनिटरी टर्म्स में इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉय को। तो इसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट ऑल द कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय को हायर करने में, ट्रेन करने में, प्रॉपर सेटल डाउन करने में, जो भी कॉस्ट इनकर हो रही हैं उसको हैप्पी फील कराने में, जो भी एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन उस पर कॉस्ट इनकर कर रहा है उस कॉस्ट को आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरी चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे कि अब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, किसी भी टर्म में। और अब आप इन कॉस्ट और प्रॉफिट को कंपेयर करके फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली जो है वो एम्प्लॉय हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो इस तरीके से जो है हम उस एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट इज योर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच। तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच इज वेरी सिंपल। इसमें आप एक एम्प्लॉय को कंपेयर करते हैं उसके को वर्कर से, या इन सम केसेस दे कैन बी कंपेयर टू द सीनियर्स ऑल्सो। सीनियर्स आई मीन उस पोजिशंस पर जो पहले इंप्लॉयज रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेज से उनको कंपेयर किया जा सकता है टू डिसाइड अपॉन द प्रमोशंस एंड द सैलरी हाइक्स की किसको क्या कितना देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रैंकिंग मेथड। सो रैंकिंग मेथड्स रेटिंग की तरह ही होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि अब आप रेटिंग्स ना देके बल्कि आप रैंक्स देंगे। रैंक क्या होती है, बेसिकली अगर आप 10 एम्प्लॉयज़ को रिव्यू कर रहे हैं और उनको रैंकिंग्स दे रहे हैं तो उनमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप 1 रैंकिंग देंगे, फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, और जो सबसे पुअर परफॉर्म कर रहा है उसको आप 10th नंबर पर रखेंगे। तो इस तरीके से जो है हम रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, लास्ट इज योर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। सो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या है, जहां पर आप पेयर्स बना लेते हैं सब एम्प्लॉयज़ के और फिर अब आप उन पेयर्स में कंपेयर करेंगे। जैसे कि सपोज आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ABCD एंड E। ठीक है, अब आपको इन पांचों एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करना है और इनको इवैल्यूएट करना है। तो आप क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, डी के साथ एंड ई के साथ। सिमिलरली बी का ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ। इस तरह से आपके बहुत सारे पेयर्स यहाँ पर बन जाएंगे, जैसे कि ए का बी के साथ हो रहा है, सी के साथ, डी के साथ, सिमिलरली बी के साथ भी सबका। तो बहुत सारे पेयर्स जब बन जाएंगे तो सब में हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। ए बी को करा जा रहा है, दूसरे नंबर पे ए सी को, मतलब ए और सी को कंपेयर किया जा रहा है। अब हम ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वी हैव, सो हाउ मेनी पेयर्स वी वुड फॉर्म। तो वो आपका फॉर्मूला होता है n-1/2। तो अगर यहाँ पर 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 10 पेयर्स वुड बी देयर। आप इसको मैनुअली भी करके देख सकते हैं, इस तरह से लेके आपके 10 ही बनेंगे। ठीक है, तो अब आप टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप हर पेयर में ये डिसाइड करेंगे कि हु इज़ द सुपीरियर। जैसे इसमें ए है, इसमें सी है, इस तरह से फिर हर एक को एक पॉइंट दे देंगे सुपीरियर होने के नाम का, या जितने भी पॉइंट्स हम असाइन कर सकते हैं, और फिर टोटल हम उन पॉइंट्स का स्कोर ले लेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा सुपीरियर कौन सा एम्प्लॉई रह रहा है सभी पेयर्स में। तो इस तरह से जो है हम इन सभी मैथड्स में से किसी भी एक मैथड को फॉलो कर सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हुए। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो इफ दिस वाज इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड फॉर मोर ऑफ सच informational videos on HRM, research, statistics, and UGC NET syllabus, so you may subscribe my channel and you may press the bell icon also, ताकि आपको notifications जो हैं वो timely मिल जाएं। So thank you for watching and until my next video, keep learning.